अरे वाह, आज नवंबर 15 है। अभी न्यूज़ वगैरह एनवायरमेंट इफेक्ट तो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, और एक इकोनॉमी का भी कॉन्सेप्ट है जो आज थोड़ा सा देखेंगे। हम्म ये वर्ल्ड का है, आईआर का, कि ब्रिक्स जो कंट्री है, जो इनिशियली 5 कंट्री थे, अभी और 4 कंट्री ऐड हुए हैं। ठीक है, ये 4 कंट्री कौन से ऐड हुए हैं देख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पिछले बार ही ऐड हो चुके थे ये लोग, लेकिन उस समय ओपीएससी का एग्जाम होने के बाद ऐड हुए थे ये 4 कंट्री। ये कौन 4 कंट्री है, इसके अलावा 5+4 तो देख लेना। ठीक है, सर्च करके देखना कि कौन से 4 हैं। और अभी टर्की जो है, टर्की को स्टेटस ऑफ पार्टनर कंट्री का दिया गया है। इम्पोर्टेंट है ब्रिक्स। ब्रिक्स एज ए बॉडी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको एज आइडिया इसलिए ही लाया गया था कि सारे जितने भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन थे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, वो सब डेवलप्ड नेशन, डेवलप्ड कंट्रीज का डोमिनेशन था उसमें। ठीक है, ये डेवलपिंग कंट्रीज जितने थे वो लोग मिलके ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जो काउंटर करता डेवलप्ड कंट्रीज का आइडियाज को। उसके आइडियाज पे ये बनाया गया था। ठीक है, प्लस बेसिक से इसके अंदर 2 बैंक आते हैं, एनडीबी, एनडीबी और सीआरए। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक है कुछ, और सीआरए कंटीजेंसी रिजर्व, सीआरए का भी कुछ है अकाउंट। ये दोनों बैंक है जो काम करता है यूएन यूएन का। जैसे कि यूएन में बॉडी है ना, आईएमएफ, आईएमएफ और कौन सा एक है, वर्ल्ड बैंक। एक होता है डेवलपमेंट के लिए, एक होता है कि इमरजेंसी केस में देता है। इसका भी, दोनों का फीचर्स भी वैसे ही है। ठीक है, तो वही बता रहा है कि ब्रिक्स ऑफर्ड, जो ब्रिक्स एज ए ग्रुपिंग जो है वो ऑफर किया टर्की को स्टेटस ऑफ पार्टनर कंट्री। ठीक है, इतना ही न्यूज़ है छोटा सा। बाकी ब्रिक्स के बारे में देख लेना, और 4 कंट्री कौन सा ऐड हुआ है, इंपॉर्टेंट है वो। मणिपुर, मणिपुर में आफ्सपा इम्पोज किया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। आफ्सपा इम्पोज हुआ। अब आफ्सपा है क्या, ये एक एक्ट के थ्रू लाया गया था, स्पेशल पावर दिया जाता है जो आर्मी आर्म पर्सनल को। ठीक है, आर्म पर्सनल को स्पेशल पावर दिया जाता है 1958 में, फॉर द फर्स्ट टाइम एज एक्ट लाया गया था। और जम्मू एंड कश्मीर और ये किया गया था, दिया गया था आर्मी को स्पेशल पावर, ताकि वो डिस्टर्ब एरियाज को कंट्रोल कर सके। वो कोई भी डिस्टर्ब एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने वायलेंस, इंसर्जेंसी या फिर वायलेंस एक्टिविटी बढ़ गया है, उसको डिस्टर्ब एरियाज को आपस वहाँ पे स्पेशल पावर दिया जाता है किसको, आर्म पर्सनल को। अभी मणिपुर में फिर से इंस्टॉल कर दिया गया है, इम्पोज कर दिया गया है। ठीक है, तो जो यहाँ छोटा छोटा न्यूज़ है कि पिछले 1.5 साल से मणिपुर में वायलेंस हो रहा है। ठीक है, और ये कौन देता है डिस्टर्ब एरिया का स्टेटस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर असाइन करता है कि हाँ ये एरिया, ये पुलिस स्टेशन या ये डिस्ट्रिक्ट या इस स्टेट में ये जगह आसपास मैंने वहाँ डिस्टर्ब एरियाज हो चुका है, उसको वहाँ पे स्पेशल पावर दे दिया जाएगा। स्पेशल पावर दे दिया जाएगा किसको, आर्म पर्सनल को। वहाँ पे वो लोग, इसमें ये लोग का ह्यूमन राइट्स या फिर ये लोग कोर्ट पे क्वेश्चनेबल नहीं होंगे इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, इस कोर्ट के थ्रू क्वेश्चनेबल नहीं होते हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो प्रीलिम्स के लिए तो इतना है कि हाँ, ये एक्ट कब लाया गया था। ठीक, और क्या होता है, कैसे कौन कौन सा मिनिस्ट्री इसको असाइन करता है, कैसे असाइन करता है, डिस्टर्ब एरिया स्टेटस जहाँ कहीं भी रहेगा वहाँ पे अफस्पा वाला पावर मिल जाएगा, स्पेशल पावर मिल जाएगा। और ये स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट है अफस्पा। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत डिबेटेबल टॉपिक है ये, कि क्यों ये, क्या सही है, क्या ये गलत है, इसका मैंने अच्छाई क्या है, खराबी क्या है, मेरिट डिमेरिट पूछ लेगा। ठीक है, अ, संतोष कमेटी था एक, और एक बेज बरुआ कमेटी था, बेज बरुआ कमेटी मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। ठीक है, ये कमेटी लोग इसके ऊपर रिकमेंडेशन दिए हैं कि क्या होना चाहिए, मैंने अफस्पा कैसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लगभग हर कोई बोला है कि अफस्पा को मैंने। ठीक है, बेज बरुआ कमेटी याद रखना है, मेंस में, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जब वहाँ पे कंक्लूड कर देना बेज बरुआ कमेटी को ये करके। तो अभी कहाँ कहाँ पे है, नागालैंड और अभी इसमें मणिपुर में इम्पोज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही जानना है कि आफ्सपा है क्या, कब लाया गया था, फिर से क्यों लाया गया है, क्योंकि मणिपुर में वायलेंस चल रहा है। आफ्सपा विच प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द आर्म फोर्स, यही फैक्ट है।
ये आर्म फोर्स को इम्यूनिटी देता है, स्पेशल पावर देता है कि तुम कुछ भी करो, तुम पे मैंने ऐसे नॉर्मल मैंने जैसा तुम पे केस चलता वैसा नहीं चलता, नहीं चलेगा। और क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वहां पे कौन सिविलियन है और कौन मिलिटेंट है पता नहीं चलता आर्मी पर्सनल को। तो और होता क्या रहता है कि इतना ज़्यादा वायलेंस है कि आर्मी पर्सनल का भी जान को खतरा है, ठीक है। अगर वो सिविलियन को सिविलियन की तरह ट्रीट करेगा आर्म पर्सनल, हो सकता है कि ये मिलिटेंट निकले और इसी को मार दे। बोल के आर्म पर्सनल के ऊपर आर्म पर्सनल के पास डाउट नहीं रहे तो आर्म पर्सनल अपने डिस्क्रिप्शन पे एक्शन लेता है। बहुत क्रिटिसाइज होता है अफसुआ का, लेकिन इतना जान लो कि ये छोटा छोटा चीज़ है, उनको पता होना चाहिए यहाँ से। बाकी ये मणिपुर में कितना लड़ाई कौन किसको मार रहा है वो हमारे काम का नहीं है। बस जान लो कि एथनिक एथनिक लड़ाई हो रहा था कहाँ पे, मणिपुर में। कुकीज और मैती ट्राइब में। मैं बोला था कि हर 2 दिन में न्यूज़ आ रहा है, हर एक दिन आ रहा है न्यूज़। नागालैंड में जो सॉरी मणिपुर में जो लड़ाई चल रहा है, तो वहाँ पे अभी इस बार रीइम्पोज किया गया, इसको हटा दिया गया था। पिछले 1-2 साल पहले हटाया गया था इसको, लेकिन अभी फिर से रीइम्पोज कर दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट बहुत था आज। और ये तो हमेशा दिल्ली का विंटर एयर क्वालिटी इंडेक्स एनवायरनमेंट का टॉपिक है। कौन सी इसमें 8 8 पॉल्यूटेंट को इसमें कंसिडर करते हैं। 8 पॉल्यूटेंट कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कौन कौन से हैं 8 इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट एयर क्वालिटी इंडेक्स में, कौन से 8 पॉल्यूटेंट को कंसिडर किया जाता है। एक और मैंने इंडेक्स है, एक और एम्बियंट, हाँ एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स करके कुछ है, नेशनल एम्बियंट क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। वो 12 पॉल्यूटेंट को काउंट करता है। और ये एयर क्वालिटी इंडेक्स ये 8 करता है, ठीक। 8 पोल्यूटेंट को ये काउंट करता है, ये 8 कौन से हैं, और वो जो 8 इसमें है वही प्लस यहाँ एक्स्ट्रा 4 है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये 8 और ये 4। अगर कहीं से भी पढ़े हो स्टैटिक, अगर पता है तो देख के नीचे में कमेंट करना कि ये 4 एक्स्ट्रा कौन सा है, इसके अलावा ये 4 एक्स्ट्रा कौन सा है, कमेंट करना यूट्यूब चैनल के नीचे देखने के बाद। तो और क्या है, हाँ वही तो, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स मैंने इसका स्टेजेस रहता है कि अगर पुअर रहेगा, ठीक है, सीवियर हो जाएगा तो क्या करना है। तो सीवियर हो चुका है अभी पिछले 2 दिन से, तो थर्ड स्टेज का मैंने रेस्ट्रिक्शन इम्पोज हो चुका है दिल्ली में। ये है चीज़, ये प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे इतना है। और दिल्ली हमेशा पोल्यूशन के लिए हमेशा मैंने टॉप ही मारता है सारे पूरा ये में। जितना भी एनसीआर, दिल्ली एनसीआर रीजन है, दिल्ली के आसपास का जितना भी रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन के अराउंड में जितना भी, गाजियाबाद या फिर तुम्हारा नोएडा या फिर तुम्हारा इधर फरीदाबाद, ये सब पूरा पोल्यूटेड सिटी, पोल्यूटेड रहता है ये। तो ये अलग अलग स्टेजेस रहते हैं इसमें, ग्रेप स्टेजेस। ये ग्रेप स्टेजेस स्टेजेस 3 में चले गया है क्योंकि सीवियर दिखा रहा है अभी वहाँ पे। सारे क्लासेस वगैरह ऑनलाइन हो गए हैं, किस किस टाइप का व्हीकल्स अलाउ रहेगा, कंस्ट्रक्शन व्हीकल मैंने हैवी व्हीकल्स कहाँ कहाँ अलाउ रहेगा वो सब देख रहता है। ये ऐसा ऐसा 2 बजे मैंने, दोपहर 2 बजे भी ऐसा ही नज़ारा रहता है वहाँ पे, धूप इतना ज़्यादा मैंने लेयर आ जाता है पूरा गैस का, पॉल्यूशन का, कि पूरा 2 बजे भी इतना 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 दिखते रहता है तुमको, लाइट सिर्फ इतना ही लाइट आते रहता है। और ये सब ऐड है। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ ये देख लो, मैं ऐसे तो मैंने ये स्टेट का पॉलिसी है, छत्तीसगढ़ ऐसे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया है। तो इसको तुम कहाँ पे लिख सकते हो कि जैसे छत्तीसगढ़ उड़ीसा ये सब माओइस्ट एरिया से मैंने ये है इम्पेक्टेड है। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट क्या किया है कि जो भी फॉर्मर माओइस्ट होंगे जो सरेंडर किए हैं, उनको प्रीफरेंस देने के लिए बोला है गवर्नमेंट। उनको जो भी मैंने सरेंडर कर चुके हैं माओइस्ट, उनको बोला है कि 40% सैलरी रीइंबर्समेंट और 10% बेनिफिट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट का। ये सब याद मत रखो कि फिक्स किस चीज़ में दिया है, बस इतना याद रखना है। एज एग्जाम्पल देना हुआ तुमको माओइस्ट यहाँ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में कि कैसे टैकल किया जाए, या फिर गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है या स्टेप्स है, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का एक एग्जाम्पल दे देना कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट रिसेंटली इन इट्स न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैज inculcated former Maoist inculcated incentives for the former Maoist those who have surrendered। इतना लिख देना तुम्हारा आंसर, जो क्योंकि लेटेस्ट न्यूज़ है, ठीक है, ये न्यू न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी है। जो तुम्हारा अगर थोड़ा सा भी विजडम होगा एग्जामिनर को, तो वो तुमको बाकियों से 1-2 नंबर, 1 नंबर तो ज़्यादा ही देगा इस पॉइंट के लिए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल होता है जो कॉपी में झलकना चाहिए थोड़ा, ठीक है। ये लिख देना कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का ये है स्कीम, जिसने जहाँ पे वो इंसेंटिवाइज कर रहा है फॉर्मर माओइस्ट को, ठीक है। तो ये बताता है तुमको कि तुम मैंने बहुत अवेयर हो तुम अपने करेंट हैपनिंग से आसपास से। सब मेंस में कॉपी में झलकेगा तो बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारा आंसर।
और ये लैंडस्लाइड हुआ था, जुलाई में हुआ था शायद। पूरा एक गांव पूरा दब गया था मिट्टी के नीचे। तो स्लाइड्स हुआ था जो, ठीक है, तो उसके लिए केरला गवर्नमेंट डिमांड कर रहा था कि इसको नेशनल कैलामिटी का स्टेटस दे दिया जाए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दिया। होता क्या है, अगर नेशनल कैलामिटी दे देता तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा देना पड़ता, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ प्रोविजन है नहीं कि मैंने स्टेट स्टेट गवर्नमेंट खुद से मैंने नेशनल कैलामिटी का ये ले ले, उसके लिए सेंट्रल ही गवर्नमेंट उसको ये करेगा। तो सेंटर बोल रहा है कि वायनाड लैंडस्लाइड इज नॉट नॉट ए नेशनल कैलामिटी। इससे पहले कौन कौन सा नेशनल कैलामिटी रह चुका है? 2020 में, जहाँ तक मुझे याद है, 2020 में जो साइक्लोन आया था, अम्फन। अम्फन था। फिर 1999 वाला जो साइक्लोन था उड़ीसा का, उसको भी नेशनल कैलामिटी का ये दिया गया था, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी, वो भी नेशनल कैलामिटी का स्टेटस का था। नेशनल कैलामिटी मतलब ये नहीं कि पूरा नेशनली इम्पैक्ट करता हो, माने इतना कि वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया हो, वो स्टेट खुद से रिकवर नहीं कर पाएगा उस लॉस को, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का असिस्टेंस चाहिए, ठीक है। उतना उसको कहते हैं नेशनल कैलामिटी, कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो गया है, स्टेट खुद से रिकवर नहीं कर पाएगा, उसको हम लोग करेंगे। और ये मैंने 150th ईयर हो गया है, ठीक है। 150th ईयर हो गया इसका, बिरसा मुंडा का बर्थ एनिवर्सरी का। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, 150th है, तो एक्सपेक्ट करना कि मेंस में भी इनके ऊपर पूछ ले क्वेश्चन, बिरसा मुंडा के ऊपर, ठीक है। प्रीलिम्स में भी एक्सपेक्ट करना, क्योंकि इसी साल 150th ईयर है। तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा कि एटलीस्ट तुमको इस, उसी पे द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट लिखे हैं कुछ एडिटोरियल, उसमें बता रहे हैं कि वो माने कौन थे बिरसा मुंडा का, माने क्या था, जो एटीट्यूड कैसा था उनका, जो रवैया माने ब्रिटिशर्स के प्रति या ट्राइबल्स के प्रति, उसी एडिटोरियल में यही चीज़ बात हुआ है। एक चीज फैक्ट याद रखना, एक फैक्ट याद रखना, ये उन्नान जो था और मुंडा रिबेलियन, ठीक है, उसके लीडर थे ये, 1918-19 में हुआ था, ठीक है। इसी के ऊपर यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है, यही फैक्ट के ऊपर, ठीक है। याद रखना, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एज ए मेंस आ गया, एज ए मेंस आया, तो बिरसा मुंडा के बारे में अगर दे दिया कि बिरसा मुंडा एज ए फिगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है, पेपर 1 में, इनके बारे में अगर दे दिया, 150th ईयर हुआ है ना, तुम कहीं से भी पढ़े रहोगे, जो क्या बोलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में टॉपिक है ना, पीजेंट एंड ट्राइबल ट्राइबल मूवमेंट, तो वहाँ पे इनके बारे में डिटेल में दिया होगा, स्पेक्ट्रम में दिया होगा या फिर कहीं भी दिया होगा, ट्राइबल मूवमेंट। तो वहाँ से इसको थोड़ा डिटेल में देख लेना, बिरसा मुंडा को। और अगर वहाँ पे नहीं पढ़े हो, और अगर जानना है थोड़ा सा क्या है, क्योंकि देखो, प्रेसिडेंट या पीएम जो भी लिखते हैं ना एडिटोरियल वगैरह, वो बहुत अच्छा लिखते हैं, मतलब तुम पढ़ोगे तो इतना फ्लो रहेगा ना, अच्छा, ये लगेगा कि एक आइडियल ऐसे ऐसा होना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा लिखते हैं ये लोग, क्योंकि इनको जो हेल्प कर रहे हैं वो लोग कौन कर रहे हैं, सेक्रेटरी कर रहे होंगे इनके, ठीक है। और वो लोग खुद एज IAS ऑफिसर रहते हैं, ठीक है। तो इनका जो कंटेंट आता है यहाँ पे, तुम पढ़ोगे तुम बहुत एंजॉय करोगे, कि ऐसा ऐसा कोट देंगे जो तुम ऐसे में यूज कर सकते हो। ट्राइबल को देखो, यहाँ पे ट्राइबल के लिए एक स्कीम भी दिया हुआ है, पीएम जनमन, तुम ऐसे ऐसे कहीं से पढ़ते नहीं है सब, ठीक है। पीएम जनमन है क्या? 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन टू मेक वेलफेयर इनिशिएटिव फॉर मोर इफेक्टिव। मैंने पीएम जनमन वो स्कीम था कि आदिवासी के लिए बेसिक्स इम्यूनिटीज को मैंने ये करा सके, अवेलेबल करा सके बोल के, ये पीएम जनमन स्कीम था ये, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पे आदिवासी के लिए मोस्टली ट्राइबल्स, मैंने ये तो जो मुंडा थे तो ट्राइबल्स ट्राइब्स थे ना, झारखंड के ट्राइब मैंने ये थे, ठीक है। तो उड़ीसा में भी ट्राइब है। अब जब भी तुमको ट्राइब आएगा तुम थोड़ा सीरियस रहना उनको लेके, ठीक है। तो एज ए टॉपिक ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का भी फेवरेट है ट्राइब, और उड़ीसा का तो बाय बहुत ज्यादा ट्राइब्स हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए तुमको ध्यान देना, इंपॉर्टेंट ध्यान देना यहाँ पे। एडिटोरियल अगर पढ़ना है, मेरे हिसाब से एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक लाइन तो नहीं पढ़ सकता, तुमको प्रीलिम्स के लिए यहाँ फैक्ट बता दिया, और मेंस के लिए तुमको ये बता दिया हूँ कि टॉपिक तुम्हारा इस बार 2000 जो भी मेंस होने वाला है फरवरी में जो होगा, फरवरी या मार्च में, तो ये देख लेना एक बार, बिरसा मुंडा का, क्योंकि 150th ईयर हुआ है। फिर वही है, पीवीटीजी के बारे में बताए हैं, 75 पीवीटीजी है टोटल इंडिया में, इसमें से उड़ीसा में टोटल 13 पीवीटीजी है, बहुत ज्यादा वनरेबल है, ठीक। तो ये चीजें तो फैक्ट, छोटा छोटा फैक्ट है जो प्रीलिम्स में तुमको आ ही जाएगा इधर से उधर से। इन सेलिब्रेटिंग 150th एनिवर्सरी, भगवान बिरसा मुंडा, वी आर सेलिब्रेटिंग फीलिंग, ये लिखे हैं कि उनको तारीफ में उनको पुल बांधे हैं, और क्या बहुत अच्छे, मैंने बहुत बड़े मैंने रिबेलियन हुआ था उस समय 1819 में इनका, बिरसा मुंडा का। इनको एज ए गॉड ट्रीट किया जाता है, मतलब झारखंड और कुछ पार्ट ऑफ उड़ीसा में भी, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट और झारखंड के कुछ पार्ट में, ठीक है। और फिर वीर सुरेंद्र साई उड़ीसा के हैं, संबलपुर वाले रीजन और सुंदरगढ़ वाले रीजन में वीर सुरेंद्र साई को पूजा जाता है, उनको भगवान की तरह।
अब ये थोड़ा आईआर के लिए मैंने जो आईआर के लिए अगर वो ये करना हो गया, आंसर लिखना होगा इंडिया पाकिस्तान का, उसमें एक पॉइंट क्रिकेट को जोड़ देना, क्योंकि पिछले 1 डेढ़ साल से बहुत ज़्यादा डिबेट चल रहा है इनका। ठीक है, तो एक पार्टी कह रहा है कि मैंने क्रिकेट मैंने नहीं होना है, क्रिकेट और वायलेंस साथ साथ नहीं जाया जा सकता। और एक एक कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं मैंने होना चाहिए प्रमोट। इनका क्या कहना स्टैंड है कि दैट वुड अलाउ पाकिस्तान टू लेजिटिमाइट इट्स प्रॉक्सी सपोर्ट। वो कह रहे हैं कि अगर क्रिकेट को अलाउ कर दिया पाकिस्तान में जाके इंडियन टीम को खेलने के लिए, तो पाकिस्तान को लेजिटिमाइज कर देगा वो, मैंने कि पाकिस्तान को ऐसा लगेगा कि हाँ प्रॉक्सी वार भी चलते रहे और क्रिकेट भी चलते रहे। इसलिए ये मना कर रहे हैं कि इंडिया को मैंने अलाउ नहीं करना चाहिए आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए। और ये कह रहे हैं कि नहीं, मैंने ट्रेड हो गया, एक्सचेंज हो गया, ये सब क्या करता है कि ये सब नॉर्मली क्या करता है कि ये सब थोड़ा कम कर देता है टेररिज्म को। ठीक है, क्योंकि लोगों में मैंने एक पॉजिटिवनेस आ जाता है ये में एनवायरमेंट में। तो उसकी उसकी वजह से क्या स्टेट क्या होता है, स्टेट प्रेशर फील करता है कि प्रॉक्सी वार प्रमोट नहीं करना है। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर इंडिया नहीं गया तो लॉस ऑफ फेस इन ग्लोबल स्पोर्टिंग फर्टिनिटी, अगर नहीं गया तो इंडिया का जो इमेज है स्पोर्टिंग फर्टिनिटी में वो खराब होगा वो। ये है बस एडिटोरियल में इसमें इतना लिखा, बाकी तुम डिटेल में पढ़ना है पढ़ लेना। अब देखो अभी चल रहा है COP 29, हर दिन बोल रहा हूँ COP 29 क्योंकि अभी चलेगा 6 7 दिन रहेगा ये COP 29 बाकू, अजरबैजान। ठीक है, हुआ क्या है कि जो अजरबैजान के जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है, कुछ स्पीच दिए हैं, और स्पीच में क्या किए हैं, फ्रांस को और इसको क्रिटिसाइज कर दिए हैं, नेदरलैंड को। ठीक है, तो गुस्से में फ्रांस क्या किया है, बोला है कि मैं प्रेजेंट नहीं रहूंगा वहां पे। जबकि फ्रांस और नेदरलैंड बहुत अच्छा कर रहे हैं एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज के लिए में। ठीक है, पार्टिसिप बहुत अच्छा उनका रोल है क्लाइमेट चेंज में। तो फ्रांस और नेदरलैंड गुस्सा हो गए हैं और ये लोग बोल दिए कि हम नहीं जाएंगे उस मीटिंग में COP 29 में। ठीक, और वही अर्जेंटीना भी अपने आप को बाहर कर लिया है। अर्जेंटीना का जो प्रेसिडेंट जो है वो अपने आप को बोला कि हम लोग नहीं इंटरेस्टेड हैं COP 29 में। झूठ मूठ का क्या जाके कुछ होता होता है नहीं, जाएंगे नहीं बोल के। ठीक है, तो इतना ये चीज बस ये एक हेडलाइन बना है। और नहीं अनइम्पोर्टेंट ही है, लेकिन क्लाइमेट का कुछ रिलेटेड चल रहा है तो अनइम्पोर्टेंट ही है। मैं ऐसे पढ़ लिया मैं सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से, लेकिन ऐसे इतना ध्यान मत देना इसको, कोई नहीं। बाकू में हो रहा है, बस ये याद रखो COP 29 बाकू अजरबैजान। और ये याद रखना कि एक्चुअली क्या हुआ ना, ये फ्रांस, अब ये इंटरनेशनल एंगल है ये, फ्रांस को क्यों क्रिटिसाइज किया। आर्मेनिया और अजरबैजान का जो लड़ाई हो रहा है, मैं बताया था पहला ही क्लास जब स्टार्ट की थी 11 तारीख को, उसमें बताया था ना कि एक दोनों के बीच में वो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में लड़ाई चल रहा है 2020 से। वो जगह का नाम क्या था, नोगोर्नो काराबाग। ठीक, नगर्नो काराबाग। तो अब फ्रांस सपोर्ट कर रहा है आर्मीनिया को, तो ऑब्वियसली ऑब्वियस से बात है कि अजरबैजान का जो पीएम या प्रेसिडेंट होगा वो क्रिटिसाइज करेगा ही फ्रांस को। तो क्रिटिसाइज कर दिया, उसी बात पे फ्रांस गुस्सा हो गया। तो ये थोड़ा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है, एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई लेना देना नहीं है इसका, लेकिन फिर भी यहाँ पे न्यूज बना है। नेक्स्ट है, अच्छा ये तो एथिक्स का एक हो गया, केस स्टडीज में दे देगा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था जो लड़ रहा था इलेक्शन, बाईपोल, वो मैंने स्लैप कर दिया एचडीएम। केस स्टडी उड़ीसा में तो केस स्टडी पूछ नहीं रहा है। अगर केस स्टडी दे दिया, ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया, तुम क्या करोगे नहीं करोगे, उसके लिए सोच लेना। अगर कहीं कर रहे हो या फिर कोई टेस्ट सीरीज भी दे रहे हो, देख एंगल से इधर भी सोच लेना कि ये हो चुका है, ये मैंने तुम्हारा प्रीलिम्स या तुम्हारा मेंस होना है फरवरी में। और ये सब चीज बहुत बड़ा मैंने नेशनल न्यूज में आया है ये चीज। ठीक है, नेशनल न्यूज में आया है, तो ये सब तुम्हारा यही से डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करके तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में कि तुम फलाना जगह पे एसडीएम हो और बाईपोल इलेक्शन चल रहा था, और वहाँ पे तुम्हारे कोई एमपी एमएलए से मैंने ये हो गया, नोकझोंक हो गया, और फिर वो तुम्हें फिजिकल असल्ट किया है, उस केस में तुम क्या करोगे। ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ। अब तुमको केस स्टडीज में तुमको क्या क्या करना है नहीं करना है, तुम वहाँ पे कुछ मेरिट कुछ डिमेरिट तुम्हारा क्या क्या है, तुम कैसे कैसे क्या बिहेव करोगे वो तुम मेंशन करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको तुम एज एथिक्स का ये ले लेना क्वेश्चन, पॉसिबल क्वेश्चन। आज महागुरु पर्व है, गुरु पर्व आज है, उसी का ऐड आया हुआ है। हाँ ये देखो, एक न्यूज़ था 12 नवंबर को देखे थे, जहाँ पे मैं बताया था कि ज़्यादा डिटेल में नहीं है। चाइना कुछ मैंने स्टिमुलस पैकेज ये किया है, इम्प्लीमेंट किया है चाइना अपने कंट्री में डोमेस्टिक मार्केट में। जिसकी वजह से हुआ क्या है कि इंडियन जो डोमेस्टिक इंडियन जो स्टॉक मार्केट है, वहाँ से पैसा सब निकालने लग गया है। ठीक है, तो ये मैं उस समय वहाँ पे भी बोला था कि वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब चीज़ कनेक्टेड है इकोनॉमी से। अगर 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 यूएसए यूएसए अगर कुछ कर रहा है, ठीक है, चाइना कुछ कर रहा है, क्योंकि ये लोग बड़े प्लेयर हैं।
ये लोग कुछ भी करेंगे तो इंडिया क्या है ना, इंडिया को चाहिए पैसा। कौन ला के दे रहा है? कोई भी फॉरेन दे रहा है इंडिया में। अगर यही कुछ कर रही है अपना, अगर नॉर्मल कुछ मैंने रेट कट कर रहा है, मान लो इसका फेडरल बैंक रेट कट किया, इंटरेस्ट कमाया, तो ऑटोमेटिक यहाँ से एफपीआई चले जाएगा वापस। क्यों? एफपीआई ये लोग इंटरेस्ट कमा देगा, सॉरी, ये लोग इंटरेस्ट बढ़ाएगा, इंटरेस्ट बढ़ाया यहाँ पे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक यहाँ से पैसा खींच के ले जाएगा इधर। क्यों? क्योंकि ये लोग को उसी पैसे का ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा अभी यहाँ के इन्वेस्टर को। ठीक है, तो वैसे ही चाइना क्या किया है, अपना वो मैंने पैकेज मैंने 1.4 ट्रिलियन समथिंग इन्वेस्ट किया है। ठीक है, इन्वेस्ट किया है। इससे क्या मैसेज गया सबके पास कि चाइना इज प्रमोटिंग बिजनेस एंड मार्केट। तो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर थे वो लोग सब चाइना में इन्वेस्ट करने। तो हेडलाइन बना था 4-5 दिन पहले। आज उसी के बारे में डिटेल में आया है कि कैसे ये चीज चाइना का जो सब पार स्टिमुलस कैसे मैंने इंडिया को अपने आप को करेक्ट करने के लिए सिखा रहा है कि कुछ करो काम का चीज ढंग का, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी में इस एक्सप्लेन पेज में इतना ही लिखा हुआ है कि चाइना अभी तक 2 बार स्टिमुलस दे चुका है अपने ये को, डोमेस्टिक मार्केट को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, और उसी का क्वेश्चन ये उठता है कि वाई वाई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वाई इंडिया से क्यों लीव कर रहा है वो, वाई क्या है, वाई आर वाई आर एफपीआई डंपिंग स्टॉक इन कंट्रीज सच एज इंडिया एंड लाइनिंग अप फॉर चाइना। जो भी मैंने एफपीआई है वो क्यों मैंने चाइना में जाके ये हो रहे हैं, लाइन अप हो रहे हैं। कारण वही है, पुअर अर्निंग, जो इंडिया में जो इन्फ्लेशन चल रहा है उसकी वजह से प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है जो भी फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्टर है इंडिया में। और क्या है, ट्रम्प इकोनॉमिक्स। ट्रम्प क्या है कि ट्रम्प आने के बाद ट्रम्प कैसा बिहेव करेगा बोल के सब डर रहे हैं। ठीक है, और इंडिया के साथ कैसा रिलेशन रहेगा उसको भी लेकर थोड़ा डर रहे हैं सब। ठीक, तो वही चीज को ये यहाँ पे दस एज इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट ये याद रखना कि वर्ल्ड में कहीं कुछ भी हो रहा है तो हमेशा इंडिया को एज ए बेस मानना। और इंडिया पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा अगर यूएसए कुछ करता है, तो चाइना करता है कुछ, तो यहाँ पे उसकी वजह से इंडिया में क्या हुआ है कि यहाँ के जितने भी फॉरेन एफपीआई थे, जो हम लोग देखे थे एफपीआई वर्सेस एफडीआई वर्सेस, तो एफपीआई क्या है, जो पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है वो घींच के सब चाइना में जाके लगाना शुरू कर दिया है बोल के इंडिया से। पिछले 2 महीने से इंडिया से एफपीआई बाहर जा रहा है। ठीक है, एफपीआई आउटफ्लो न्यूज बन रहा था बार बार। एफपीआई याद रखना, ये देखता मैं कीवर्ड में बार बार बताऊँ जब भी पढ़ाऊंगा तो। अब एक न्यूज आया है, अब ये कोई मैंने ऐसा स्टडी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड। अब देखो, ये एज ए मेंस का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लाइमेट चेंज कैसे इंटरनेशनल ट्रेड को इम्पैक्ट पड़ रहा है, पहला चीज। दूसरा है एसी का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछले बार भी देखे थे क्लाइमेट चेंज एंड एडेप्टेशन लिख दिया था। ठीक है, एडेप्टेशन, हो सकता है इस बार मिटिगेशन लिख दे, या फिर एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन दोनों लिख दे, या फिर सिर्फ क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड लिख दे। ये तो बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा ट्रेड। ठीक है, लेकिन एक एंगल याद रखना है कि जीएस में क्वेश्चन अगर आता है तुम्हारा जीएस पेपर 2 में, सॉरी जीएस पेपर 3 में, तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल ट्रेड कैसे इंपैक्ट कर रहा है एक दूसरे को। अभी जो कि COP 29 चल रहा है बाकू में, तो उसी पे एक एंगल कह रहा है कि ट्रेड में मैंने क्लाइमेट चेंज और ट्रेड का मैंने COP 29 से कुछ भी लेना देना नहीं है इसका। ठीक है, कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन बस एक एज एक्सप्लेन पेज में ये दे दिया है कि कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं अपने काम के लिए, प्रीलिम्स के लिए, वो देखते हैं। देखो, सुने हो नहीं सुने हो मुझे पता नहीं, लेकिन ये वर्ड कीवर्ड याद रखना, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM। ठीक है, याद रखना किसका है, ये यूरोपियन यूनियन का है। होता क्या है इसमें, ये कुछ प्रोडक्ट पे टैक्स लगा देते हैं। ठीक है, कौन से प्रोडक्ट पे, जो प्रोडक्ट यूरोप यूनियन से बाहर से आ रहा है। ठीक है, उसमें से भी ये लोग स्पेसिफिक हैं कि कौन से प्रोडक्ट पे, उस प्रोडक्ट पे, जैसे कि ये है, इसमें से स्टील है, एल्यूमिनियम है और सीमेंट है। ठीक है, इन तीनों प्रोडक्ट पे लोग टैक्स लगा रहे हैं, जो पॉल्यूटेड है, जो पोल्यूशन क्रिएटिंग इंडस्ट्री माना जाता है इन तीनों को। ठीक है, कि ये ज्यादा पोल्यूशन पोल्यूट कर रहे हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि टैक्स सर्टन प्रोडक्ट्स कमिंग इन फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्री से जो आ रहा है उनमें टैक्स लगा दे रहे हैं। तो पर्पज क्या फुलफिल होगा इनका, इंडस्ट्री इन यूरोप टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। अब क्या होगा कि जो यूरोप में जो कंट्रीज हैं, जो कॉम्पिटिटिव बना रहा है कैसे करके, कि मान लो कि इंडिया से एक बैग सीमेंट गया, मान लो अराउंड $28 का। ठीक, $28 का गया। ठीक, अब वहां पे जाके वो टैक्स लग गया 2 $2 का, तो $30 हो गया। यहाँ से बन के गया $28 का, वहां जाके $30 हो गया। तो ये क्या हो गया, अब वहां पे लोकल इंडस्ट्री वहां पे $29 में बना रहा है, $29 या $30, $1 में बना रहा है।
ठीक है, तो ये लोग अब क्यों ऐसा क्यों कर रहा है ये, यूरोपियन यूनियन क्यों कर रहा है ऐसा? वो उसके ऊपर, यूरोपियन यूनियन के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि भैया तुम क्लाइमेट को खराब किए हो, तुम साफ करने का जिम्मेदारी ज्यादा तुम्हारा है। तो तुम जो टारगेट ले रहे हो अपना कि मेरे को नेट न्यूट्रलिटी होना है, न्यूट्रल होना है पूरा बाय 2047, तो ये क्या कर रहे हैं अपने कंट्री में, ज्यादा क्लीन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। तो क्लीन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होने के कारण क्या हो रहा है, इनका सीमेंट का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है बढ़ जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 28 नॉर्मल होता अगर पॉल्यूशन करते तो, लेकिन अभी क्लीन टेक्नोलॉजी की वजह से इनका प्रोडक्शन जो कॉस्ट हो गया है $31 या $30 मान लो, ठीक। तो जो एक्स्ट्रा खर्चा हो गया इनका, तब इनसे इनका सीमेंट थोड़ी बिकेगा इनका यूरोपियन यूनियन में, जो इंडिया से सस्ता जाएगा वो बिकेगा। तो गवर्नमेंट वहाँ का क्या कर रहा है, इस पे टैक्स लगा दे रहा है ताकि इसके साथ कॉम्पिटेटिव हो जाए। तो चॉइस रहेगा अपना वहाँ के लोकल डोमेस्टिक ये का, कि इंडिया वाला लेना है या यूरोपियन वाला लेना है। तो इसके लिए इंडिया क्रिटिसाइज किया, चाइना भी क्रिटिसाइज किया कि ये हिपोक्रेसी है यूरोपियन यूनियन का या डेवलप्ड कंट्रीज का, उसके लिए क्रिटिसाइज किया। ठीक है, तो ये एक एज आइडिया था, तुमको दिमाग में रखना है, जैसे भी रखना है रख लो। लेकिन ये मत भूलना, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स क्या होता है। ठीक है, क्या होता है ये, एक काइंड ऑफ एंटी डंपिंग टैक्स नहीं लगाते हैं क्या, कि मैंने एंटी डंपिंग टैक्स मत बोलो, हाँ एंटी डंपिंग टाइप ही हो गया। एक और टैक्स था कोई सा, मुझे याद नहीं आ रहा। उस टाइप का है कि तुमको जबरदस्ती लगा दे रहा है तुमको। तो अब कचरा किया है सारा क्लाइमेट का, ज्यादा मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज ही जिम्मेदार है। इनको इन लोगों का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बहुत पहले आ गया था, तब से लोग पोल्यूट करते जा रहा है। और अभी जब ट्रेड ट्रेड जब करने जा रहा है इंडिया, तो बोल रहा है कि नहीं तुम पे टैक्स लगेगा। और खुद अपना सामान प्रोडक्ट अगर देना हो गया, इंडिया में अगर भेजना हो गया, तो आराम से भेज देता है बिना कोई नन टैरिफ बैरियर का। ठीक है, तो ये चीज तुमको यहाँ पकड़ना है कि भैया ये टैक्स क्या है प्रीलिम्स के लिए, और एज ए आइडिया कॉन्सेप्ट कि ये कैसे क्लाइमेट चेंज ट्रेड को ये कर रहा है, कर्व कर रहा है। पहला एक पॉइंट हो गया। इस चीज का ऑब्जेक्शन कौन कर रहा है? चाइना और इंडिया, डेवलपिंग कंट्रीज जो भी है। इसमें से एक तो बेसिक्स ग्रुप है, याद रखना एज आईआर का। बेसिक्स ग्रुप क्या है? इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, चाइना, ये चार हैं जो लोग बाहरी क्रिटिसाइज किए हैं इसका, सीबीएम का। सीबीएम क्या है? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स, जो अभी तक तीन ही प्रोडक्ट पे लगा रहा है। अब ये यहाँ पे क्यों टिक मारा हूँ? पेरिस एग्रीमेंट हैज अ प्रोविजन टू प्रोटेक्ट डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अब एक पेरिस एग्रीमेंट 2015 का जो था, जो पेरिस में हुआ था, उसमें प्रोविजन लिखा हुआ है कि डेवलपिंग कंट्रीज को सोशियो और इकोनॉमिक इम्पैक्ट से, जो मैंने जो भी डेवलप्ड कंट्री रेस्पॉन्स लेंगे, उससे बचाया जाए, मैंने डेवलप्ड कंट्रीज को अपने आप को रोकना है। ऐसा नहीं कि मैंने डेवलप्ड कंट्री कुछ भी एक्शन ले रहा है और उससे इम्पैक्ट पड़ रहा है किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को। ऐसा एक प्रोविजन पेरिस एग्रीमेंट में भी है। ठीक है, और वैसा ही सेम दुबई क्लाइमेट जो पिछला वाला था 28, दुबई क्लाइमेट मीटिंग जो हुआ था, उसमें भी था ये प्रोविजन कि तुम ऐसा यूनिलेटरल कुछ भी ऐसा नहीं कर देना जिससे डेवलपिंग कंट्रीज को दिक्कत होने लग जाए। तो यही हवाला दे रहा है कि जबकि दोनों ये में मेंशन है कि कुछ भी ऐसा मनमानी नहीं करने का, लेकिन फिर भी यूरोपियन यूनियन इसको इम्पोज कर दिया है। ठीक है, तो उस चीज के ऊपर चर्चा होना चाहिए, बल्कि इंडिया और चाइना अपना प्रेशर बना रहे हैं अभी जो COP 29 होने वाला है। ठीक, सिमिलर ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, मैंने बाकी इसके अलावा जैसे सीबीएम के अलावा और कौन कौन सा है, तो एक दो है याद रखना, मैं बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। एक तो सीबीएम हो गया, सीबीएम हो गया, और दूसरा एग्जांपल कौन सा हो गया? सम नॉन टैरिफ बैरियर मेजर्स लिंक्स टू क्लाइमेट चेंज एज वेल। फॉर एग्जांपल, जो यूरोपियन यूनियन का बैन जो है, किस पे? इलीगली हार्वेस्टेड फॉरेस्ट पे। माने यूरोपियन यूनियन उन प्रोडक्ट पे भी मैंने बैन लगा देता है जो इलीगली हार्वेस्टेड है। जैसे कि मान लो कि कोई तुम्हारे किसी का ये में कहीं पे यूरोपियन यूनियन के अंदर में वो ट्री वगैरह मैंने बैन है, ठीक, और इंडिया में वो चीज़ अलाउ है। और वहां से तुम प्रोडक्ट को तुम बनाए, उसको फाइनल प्रोडक्ट फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किए और ला के यूरोपियन यूनियन में बेचने जा रहे हो, तो उसको वो बैन करके रखे हुए हैं। सेकंड एग्जांपल ये हो गया कि कैसे क्लाइमेट चेंज, ये क्यों बैन किए हुए हैं ये यूरोपियन यूनियन? क्यों कह रहा है कि वो जो प्लांट आप काट के ला रहे हैं, वो बहुत बड़ा कार्बन सिंक है, आप उसको काट के मत लाइए यहाँ पे। ठीक है, तो ये अभी क्लाइमेट का झंडा लेके घूम रहा है। सारा कचरा यूरोपियन यूनियन और यूएसए और ये लोग किए हैं, तो इसलिए कह रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज क्लाइमेट का झंडा लेके नहीं घूमे, ऐसा क्लाइमेट का झंडा लेके नहीं घूमे कि डेवलपिंग कंट्रीज को दिक्कत हो जाए। तो एक एग्जाम्पल ये लिख देना। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? यूएसए का इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट आया था, ये न्यूज में था पिछले साल, बहुत न्यूज में था इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। तो किया क्या था ये इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट? ये किया था कि क्लीन जो भी मैंने क्लीन एनर्जी रहेगा टेक्नोलॉजी, ठीक है, मैंने क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए एक एक्ट ला दिया था कि मैंने यूएसए में प्रमोट हो, और उसके ऊपर मैंने इंसेंटिव दे दे रहा था किसको? इसको यूएसए वाले कंट्रीज, यूएसए वाले जितने भी कंपनीज को। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि नन टैरिफ मेजर्स दैट कैन इम्पैक्ट द, जो मैंने नन टैरिफ बैरियर का तरह के ये हो रहा था, ट्रीट हो रहा था कहाँ पे?
जो फॉरेन इंडियन कंट्रीज से जो जा रहा था प्रोडक्ट यूएसए में, उनके लिए नॉन टेरिफ बैरियर की तरह यूज हो रहा था ये। इसका भी क्रिटिसाइज हुआ। सेकंड एग्जांपल ये हो गया। अब ये हो क्या रहा है, ओवरऑल क्या हो रहा है, ये ड्रग्स क्या है इसका, कि जब क्लाइमेट चेंज होता है तो लोग मैंने जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपना प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी बढ़ाते जा रहे हैं। तो मैं अल्टीमेटली कह रहा हूँ कि तुम्हारा प्रिपरेशन कब तुमको लगेगा ना कि तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा हो चुका है, जब तुम ये सब कीवर्ड तुम लिखने पाओगे कॉपी में अपना। ठीक है, तुम अभी कॉपी अपना आंसर लिखना शुरू करोगे और बिगिनर हो तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 3-4 महीना पढ़ लियो तभी करंट अफेयर पढ़ने आना। ठीक। अगर तुम्हारा कॉपी, अगर ये सब दिखने लगा प्रोटेक्शनिज्म, एक्सलरेटिंग, कॉपी बहुत स्टैंडर्ड का हो चुका है, तुम लिखने मैंने बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हो, तुम्हारा कॉपी में नंबर बाकियों से ज्यादा आएगा। ठीक है, ये हो गया। और क्या है इसमें काम का, और कुछ ज्यादा वैसे वही सब बात रिपीट हुआ है। और आखिरी में बोला है कि क्लाइमेट डिसरप्शन टू ट्रेड, यहाँ पे ग्लोबल सप्लाई चेन ये होगा। हाँ, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो तुम शायद ऐसे स्टैटिक में तो कहीं नहीं पाओगे, पेपर में ही मिलेगा वो सब चीज। नियर शोरिंग। अब देखो, क्लाइमेट डिस्ट्रप्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या, कि मान के चलो कि कुछ ऐसा रिसोर्स था, नेचुरल रिसोर्स, जो मालदीव्स में पाया जा रहा था। ठीक। मालदीव्स में कुछ ऐसा नेचुरल रिसोर्स था जो मालदीव्स में पाया जा रहा था, और इसको ये फाइनल प्रोडक्ट बना के ये भेज कहाँ रहा था, यूएसए में। ठीक। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे जो कि पानी भर गया, मैंने क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरा एकदम ये डूब गया। ठीक। अब ये, अब इस पे सारा पूरा यूएसए डिपेंडेंट था, इंडिया डिपेंडेंट था, सब डिपेंडेंट थे इसी का फाइनल प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, डिपेंडेंट थे। अब ये डूब गया तो ये लोग का क्या हुआ, सप्लाई चेन की वजह से ये लोग का जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा था, ट्रेड। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है कि भैया अब क्या करेंगे, क्लाइमेट चेंज की वजह से नियर शोरिंग बढ़ते जा रहा है। ठीक है, मूविंग प्रोडक्शन क्लोजर टू होम। फॉर एग्जाम्पल कि यूएसए क्या किया, यूएसए क्या किया कि उसको मैंने सप्लाई चेन को अपना इंप्रूव रखने के लिए वो कनाडा में सेटअप कर दिया अपना कुछ प्लांट कंपनी। ठीक है, यूएसए का कोई कंपनी था, वो देखा कि आइलैंड कंटिनेंट था, कोई कंट्री था, वहां से उठा के अपना शिफ्ट कर लिया कनाडा में। उसको बोलते हैं नियर शोरिंग, कि अपने कंट्री के कहीं आसपास में। और क्या, रीशोरिंग क्या होता है, या फिर ऑन शोरिंग। रीशोरिंग या ऑन शोरिंग, इसका मतलब क्या होता है, मूविंग प्रोडक्शन बैक होम। कि जैसे मान लो कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ड्यू टू कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और उसका रॉ मटेरियल कहीं और मिल रहा था अच्छे से, तो वहां पे वो लोग सेटअप करके रखे हुए थे। ठीक है, और वहीं पे सामान बना के बेच रहे थे ऑल ओवर दी वर्ल्ड। लेकिन जो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और डिस्क्रप्शन हो रहा है, तो अब क्या करेंगे वो लोग, उस सेटअप को सारा उठा के अपने वापस अपने कंट्री में ले आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा वहाँ कभी भी नेचुरल डिजास्टर हुआ तो हो सकता है कि वो खत्म ही हो जाए और फिर अचानक से हमको प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो। तो नियर सोरिंग याद रखना, नियर सोरिंग वर्सेस ऑन सोरिंग। वर्सेस नहीं, नियर सोरिंग मतलब कि अपने घर के मैंने बैकयार्ड में, या आप अपने आसपास कहीं सेटअप कर लिए हो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, या फिर खुद के अपने कंट्री में। और कौन करता है ये, कंपनीज वगैरह, जैसे एप्पल हो गया, ठीक है, वॉल्स वगैरह हो गया, कोई भी मैंने कार कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसको चिप वगैरह जरूरत है, चाइना से लड़ाई होगा, चाइना मैंने लार्जेस्ट चिप प्रोड्यूसिंग ये है, मैन्युफैक्चरर है, ताइवान है मैन्युफैक्चरर। तो ये सबसे बचने के लिए क्या करते हैं वो लोग, ये सेकंड अल्टरनेटिव क्या करते हैं कि अपने आसपास में कहीं बना लेते हैं, ताकि अगर वहाँ कुछ चेंजेस भी हो तो हमारा जो प्रोडक्शन ना रुके, मैन्युफैक्चरिंग ना रुके। तो ये हो गया एज। ठीक है, ये था बहुत अच्छा एडिटोरियल था, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एडिटोरियल था। कहीं भी यूज हो सकता है, तुम्हारे एसे में, तुम्हारा जीएस पेपर 3 में। एक मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये। एक ऑस्ट्रेलिया लॉ आ रहा है जो कि टीनेजर्स को सोशल मीडिया से कट ऑफ कर देगा। ठीक है, याद रखना ये, जब जब भी बात आएगा इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर ऐसे वगैरह में आ गया, तो ऑस्ट्रेलिया को एग्जाम्पल दे देना। ये कोई एक्ट लाया है इस चीज को कर्व करने के लिए। मैंने मोरल डिग्रेडेशन मान लो, ऐसा समझ लो कि कैसे सोशल मीडिया मोरल डिग्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया परेशान होकर एक लॉ लाया है टीनेजर्स को सोशल मीडिया से ऑफलाइन करने के लिए। ठीक। और क्या है, और क्या है, और लास्ट इकोनॉमी बचा। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी में वही देखे थे, पहला दिन हेडलाइन बना था कि इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से लास्ट 14 मंथ में इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है कि 6% वाला जो ये था स्लैब था क्रॉस कर चुका है। तो क्या हुआ था कि आरबीआई जो कि बढ़ाने वाला था, सॉरी कट करने वाला था अपना रेपो रेट कब कट करने वाला था आरबीआई। ठीक है, लेकिन ये रिपोर्ट देख के आरबीआई थोड़ा सहम गया है कि अब कट करेंगे तो फिर इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी ये यूनियन मिनिस्टर क्या कह रहे हैं कि नहीं, आरबीआई को कट नहीं, कट ही करना चाहिए कह रहे हैं। तो सोचो, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है फिर भी मिनिस्टर कह रहा है कि नहीं, इसको कट करना चाहिए। तो ये क्यों कह रहे हैं ऐसा, ये इसलिए कह रहे हैं कि ये इनका मानना है, फिर इकोनॉमी सर्वे भी क्या कह रहा था कि इंडियन रिटेल इन्फ्लेशन सर्ज, मैंने अगर इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो मोस्टली इंडियन इन्फ्लेशन क्या काउंट करता है, फूड इन्फ्लेशन को। तो ये कह रहे हैं कि फूड
करना चाहिए रेपो रेट को, या आरबीआई को रेपो रेट मैंने फूड इन्फ्लेशन देख के नहीं ये करना चाहिए एडजस्ट। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फूड इन्फ्लेशन को हटा दो, उसके बाद जब जो कुछ भी मैंने इन्फ्लेशन है उसको काउंट करना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज बात चल रहा है अभी। मोर और लेस इतना जानो कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ाएगा। मैं पहले क्लास में गलती से कमाएगा कमाएगा बोल दिया हूँ गलती से। जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है इकोनॉमी में तो हमेशा आरबीआई क्या करेगा, अपना रेपो रेट बढ़ाएगा। क्यों? पैसा महंगा करेगा। वो पैसा क्यों महंगा करेगा? ताकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहे। ठीक है, और उसकी वजह से जाके क्या क्या होगा, लोग ज्यादा सामान नहीं खरीदे, डिमांड कम जाए लोगों का, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन कम जाए, ये होता है। लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर कह रहे हैं, क्लियर कट लाइन ही दिखा दे रहा हूँ। जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क शुड कंसिडर, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क शुड कंसिडर टारगेटिंग इन्फ्लेशन दैट एक्सक्लूड फूड। ये कह रहे हैं कि फूड को हटा के जो मैंने मॉनेटरी पॉलिसी जो इन्फ्लेशन टारगेट करना चाहिए तो फूड को हटा के होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो प्राइस होता है सप्लाई साइड, माने जो जो इन्फ्लेशन होता है, वो इन्फ्लेशन जो होता है मोर बाय सप्लाई साइड, ना कि डिमांड साइड। ठीक है, द गवर्नमेंट, और ये चीज सेम चीज इकोनॉमिक सर्वे भी बोल रहा है कि आपका जो जो फूड इन्फ्लेशन बढ़ा है वो डिमांड की वजह से नहीं बढ़ा है, सप्लाई में चेंजेस आया है। क्यों? फूड जो है क्या होता है कि मैंने ये हो गया, उसको ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज हो गया, या फिर उस साल मैंने खेती ठीक से अच्छे से नहीं हुआ, तो मेन क्या है प्रॉब्लम, सप्लाई साइड प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि इकोनॉमी में मैंने पैसा ज्यादा हो गया हाथों में, इसलिए खाने का दाम बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है, तो ये चीज बता, इकोनॉमिक सर्वे भी बोला है इस बार, और मिनिस्टर पीयूष गोयल हैं यूनियन मिनिस्टर, ये भी बोल रहे हैं। इसीलिए ये बोल रहे हैं कि नहीं, आरबीआई को ध्यान देना चाहिए कि कट मैंने कट ही करना चाहिए आरबीआई को, उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। लेकिन पिछला हेडलाइन क्या देखे थे कि आरबीआई मैंने संकट में पड़ गया है, इन्फ्लेशन बढ़ गया, वो सोच रहा था कम करेगा इन्फ्लेशन रेपो रेट, लेकिन देखा कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो अब उसको बढ़ाने का मजबूरी है उसका बढ़ाना। ठीक है, तो ये देखते रहे, ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं से ये आते ही रहेगा इकोनॉमी पेज में। बस आज इतना ही था। ठीक है, जैसा भी तुमको ये चाहिए, तुमको अपना जिस भी वे में चाहिए तुम नीचे में कमेंट करना। जो क्वेश्चन पूछा था कि ब्रिक्स में फाइव चार कौन कौन ऐड हुए हैं, पता होगा तो कमेंट करना नीचे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।